आज हमने करना है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर स्कीम के हवाले से। ठीक है, तो मैं वाइट बोर्ड यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, स्ट्रक्चर स्कीम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हम एक प्लॉट साइज लेते हैं जिसका साइज है 30 बाई 30। ठीक है, या 30 बाई 50 ले लेते हैं साइज। ये जो साइड है हमारी, ये है 50 फीट, और ये वाली जो है ये है हमारी है 30 फीट। ठीक है, अब ये यस हमारे सर। पास एक प्लॉट साइज है, इसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल स्कीम प्रिपेयर करनी है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल स्कीम के हवाले से, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने ज़हन में रखना है वो ये है कि जो भी हमारी जो स्पैन का जो बे साइज होगा, बे साइज वो 10 फीट से लेकर 30 फीट के दरमियान होगा। बे साइज का पता है आपको? बे साइज क्या होता है? नहीं सर। बे साइज आपको मैं समझाता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये देखें, सपोज करें एक हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक हमने ये ड्रॉ कर ली, इसके हम पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं ना इनको। हम्म। इस तरह हम डिवाइड कर रहे हैं इनको लाइंस के अंदर। अब ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं, ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे बे। एक बे, ये ठीक है। ये दूसरा बे हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा बे हो गया। ठीक है। सही है। अच्छा, अब अगर हम बे, बे की समझ लगी आपको? यस सर। इसे सर सर सिर्फ एक्स एक्सेस पे लेंगे, वाई एक्सेस पे नहीं ले लेंगे? नहीं नहीं, वो करेंगे ना, मैं अभी सिर्फ बे का बता रहा हूँ आपको कि बे साइज कितना होना चाहिए मैक्सिमम। अच्छा सही है। बेस साइज 10 फुट से 30 फुट के दरमियान होना चाहिए। दरमियान होना चाहिए। अब हमारे पास बे कितना हो गया? ये हमारे पास एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 बे हैं। तो हमारे पास जो यस सर। ग्रिड लाइंस हैं वो कितनी है? ग्रिड लाइंस एक ये हो गई, एक, 4 है। दो, तीन, चार, पाँच और छः। 6 ग्रिड लाइंस होगी हमारे पास। कितनी ग्रिड लाइंस है? यस सर। 6। 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बे है, अगर बे हमारे होंगे 5 तो ग्रिड लाइंस कितनी होगी? 6। 7। 6 6 होंगी। ठीक है। यानी जितना बे होगा ना, उसमें हम प्लस कर देंगे 1, तो हमारे पास ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है, अब हम ये ठीक है। बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्पैन होगा, स्पैन मीन ये डिस्टेंस जो है एक बे का दूसरे बे के साथ, वो 10 फीट से ज्यादा होना चाहिए और 30 फीट से कम होना चाहिए। अगर हम मीटर्स में यस सर। बात करें, मीटर्स के अंदर, मीटर्स में सर बात, फीट के अंदर चल रहे हैं सर। क्या कह रहे हो? फीट के अंदर सही है सर। हाँ, फीट के अंदर। चलो, मीटर्स में ये है ना कि हम 10 को डिवाइड कर देंगे 3.28 के साथ, वो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पे कैलकुलेटर मैं साथ ओपन कर लेता हूँ। 3.28। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3.048। ये मीटर के अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3.28 इज इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 9.146। ठीक है, मीटर के अंदर। तो ये वैल्यूज आपने जहन में रखनी है कि इससे कम या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर ये जो जिस जिस घर की ग्रिड्स बने होते हैं ड्राइंग में, ये हम बे साइज उसी उसी को कहते हैं, ये ग्रिड बनाने में हेल्प आते हैं। ऐसी बात है। आप ग्रिड ग्रिड की बात कर रहे हैं ना हम?
ये ठीक। जो ऑलरेडी आपके पास अगर स्ट्रक्चर स्कीम बनी हुई आई है तो वो तो ठीक है। एक आप, मैं जीरो से स्टार्ट करवा रहा हूँ कि एक प्लान है जिसका 30 बाई 50 का एक प्लॉट है, उसका हमने स्ट्रक्चर डिजाइन स्टार्ट करना है या वहाँ पे बिल्डिंग हम्म। बननी है। उसी हिसाब से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ कि ये चीजें हैं जो हमने जेहन में रखनी है, फिर स्टार्ट करना है हमने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर हम टोटल, अगर हमारे पास 30 है तो अगर हम इसके कितने साइज बनाए कि ये 10 से ऊपर चला जाएगा। तीन अगर बनाते हैं तो फिर ये पूरा 10 हो जाएगा, इसी तरह ही है। अगर दो यस सर। बनाते हैं तो ये तो 15। 15 हो जाएगा। तो ये दोनों विद इन रेंज है, दोनों साइज बना सकते हैं। अब 30 के हम अगर चार बनाएंगे तो वो उसका क्या होगा कि हमारा बजट ज्यादा लगेगा। काम तो चल जाएगा लेकिन उससे हमारा बजट ज्यादा लगेगा, और इसकी वैल्यू आ रही है 7.5, जो कि नहीं ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो हमने जो एक स्पैन बेस साइज हमने जो सेट किया है वो हमने रखना है। अब इसके मैंने कितने बनाने हैं, या तीन बनाऊंगा या दो बनाऊंगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसके बनाता हूँ तीन। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल है। हाँ जी। अ, बे जोन से हैं, जैसे हमने कांस्टेंट कांस्टेंट लिए हैं, हम वेरिएशन ले ले सकते हैं, यानी पहला हमने 10 का ले लिया, दूसरा 11 का ले लिया, तीसरा 12 का ले लिया। हाँ, वो आपकी मर्जी है। आप देखें ना, यहाँ पे पहला जो बेस साइज आ रहा है वो 10 का आ रहा है, दूसरा 15 का आ रहा है, लेकिन ये रेंज मैंने आपको बता दी है, रेंज ये ही रहेगी। ठीक हो गया। ये जो रेंज मैंने आपको 10 फीट से 30 फीट की बताई है ये वही रहेगी। हाँ, यहाँ पे अगर आपका पहला आ रहा है 10 पे आ रहा है, ठीक है, फिर आप 15 पे दे दो, फिर 25 पे दे दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक अभी फिलहाल एक कांस्टेंट समझा रहा हूँ, फिर बाद में हम उसको वेरी करके भी समझ लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तीन। एक हमारे पास ये होगी और एक ये होगी। ये हमारे कितने बे हो गए, एक दो तीन। तीन 3 हमारे, हो गए सर। इनका आपसी फासला कितना है, 10-10 फुट का। नीचे अब हमारे यस सर। पास कितने हैं, पांच बे बनेंगे। एक इस तरह हो गया, 50 फीट है ना। तो हम नीचे भी यस दस सर। दस फीट के बना देते हैं। एक, दो, ये थोड़ा सा ना मतलब ड्रा कर रहा हूँ, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर हम ऑटो कैड पे ड्रा करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक बन जाएगा। यस सर, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, ये पांच बे नीचे बन गए, तीन बे ऊपर बन गए। अब हमने इनकी ग्रिड लाइंस मेंशन करनी है। जब भी हमने ड्राइंग बनानी है ना तो उसमें हमने ग्रिड लाइंस लाजमी मेंशन करनी है, इस तरह ऊपर। यस सर। ठीक है। इनको एनोटेशन देनी है, एनोटेशन मीन यहाँ पे हम 1 लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। उसको मैंने इस तरह राउंड शेप में लिखना है, इस तरह। ठीक है। ठीक है। 3, 4। और इस साइड पे मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ पे अल्फाबेट, ए का नाम दे दे। हाँ, अल्फाबेट के ठीक। जरिए हम नाम दे देंगे इनको। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ए आ गया हमारे पास। ठीक है। ये बी आ गया, ये सी आ गया हमारे पास, ये डी आ गया, और ये ई आ गया। एंड वाला एफ लेंगे सर। हाँ, एफ, एफ वाला, सॉरी, ये एफ आ गया। अच्छा, ये हमारी ग्रिड लाइंस कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब मेन यस सर। काम यहाँ पे शुरू होता है हमारा कि यहाँ पे कॉलम, बीम और स्पैन, ओ सॉरी, स्लैब, इन तीनों चीजों की नोटेशंस हमने किस तरह देनी है। ये जो कॉर्नर कॉलम हो गए ना, ये वाले, ये वाला कॉर्नर कॉलम है, ये भी कॉर्नर कॉलम है, ये वाला भी कॉर्नर कॉलम है, और ये, इनको हमने नोटेशन देनी है C1 की। C1, 1। ये भी C1 होगा, ये भी C1 और ये भी C1। हम्म। लेकिन इनकी लोकेशन का फर्क होगा। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, इस कॉलम का नाम होगा C1, लेकिन ग्रिड में क्या होगा, 1F। लोकेशन क्या है इसकी, 1F। 1 एफ। एफ, लेकिन उसका जो कॉलम है वो क्या है, C1। ठीक है।
ठीक है। इसी तरह ये 1A कॉलम है, लेकिन इसका नेम क्या है, C1। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा जो टाइप है कॉलम की, वो होगी C2। वो ये वाले कॉलम होंगे इंटीरियर, लेकिन होंगे एक्सटीरियर। ये जितने भी बाहर वाले कॉलम है ना, जो आउटर बाउंड्री को टच कर रहे होंगे, इनका नाम हम्म, क्यों अलग अलग दे रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी ये नाम देखें। इनको मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास है C2। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सेकेंडरी यानी दो किस्म के कॉलम आ गए। अब तीसरा कॉलम जो होगा वो हमारे पास है जनाब, ये वाले सेंटर वाले। ठीक है, फुल इंटीरियर हो गए। हाँ, ये फुली इंटीरियर हो गए। अब मैंने इनको तीन हिस्सों में क्यों डिवाइड किया है, उसका इस वजह से डिवाइड किया है कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये जो हमारा एक्सटीरियर कॉलम है C1, जिसकी लोकेशन है A1, उसके ऊपर जो लोड यस अप्लाई सर। होगा ना वो सिर्फ इतना होगा। ये जो इतना लोड है, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, इतना लोड इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। ठीक हो गया। ये जो C2 कॉलम है, इसके ऊपर इतना लोड अप्लाई होगा, हाफ इसका, हाफ इस स्लैब का। यानी इसका डबल हो जाएगा। हाँ, इसका डबल C1 होगा। का। C1 का सिर्फ कॉर्नर कॉलम इस वजह से कि उसका हाफ लोड आ रहा है, C2 के ऊपर यस इस सर। तरह लोडिंग आ जाएगी, और जो सेंटर कॉलम है उसके ऊपर ये लोडिंग आएगी। यानी इसका 4 गुना हो जाएगा। इसके ऊपर मुकम्मल लोडिंग होगी। इस वजह से ठीक है। मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है। अब ठीक है सर। अब एक चीज तो हमें पता है कि ये 10 फीट की है। ठीक है, ये भी 10 फीट है। ये दोनों 10 फीट के बीम है। बीम कितने कितने हैं, 10-10 फीट के। 10 फीट 10 फीट। हाँ। अगर सपोज करो हमारे पास इस साइड पे डायरेक्शन जो है, मैं इसको रेड कर लेता हूँ। हाँ, ये हमारे पास कितना है, 10 फीट। ये भी हमारे पास यस दस सर। फीट है। अगर इसमें से कोई एक 11 फीट का होता, सपोज करो अगर ये 11 फीट होता, तो ये हमारे पास एक्सटीरियर लॉन्गर बीम होगा, और ये एक्सटीरियर शॉर्टर बीम। यस सर। दो टाइप्स हो गई, यस सर। एक्सटीरियर लॉन्गर और एक एक एक्सटीरियर शॉर्टर। अभी ये दोनों बराबर है, तो दोनों एक्सटीरियर लॉन्गर और एक्सटीरियर शॉर्टर दोनों बराबर है, 10-10 फीट के। ठीक है। ठीक है। और एक और चीज, अगर वही सेम चीज इंटीरियर में आ गई है, यहाँ पे इंटीरियर ये लॉन्ग लेंथ है, ये शॉर्ट लेंथ है, तो ये तो इंटीरियर ये लॉन्गर बीम और ये इंटीरियर शॉर्टर बीम। टोटल भी। ठीक है, उस हिसाब से हमने उनको नाम दे देने हैं। अब नेक्स्ट हम चलते ठीक हैं है कि स्लैब को हमने किस तरह नाम देना है। ठीक है, ये सर, सारी। ये जो से ये एक्सटीरियर शॉर्टर लॉन्गर बीम, इसे सर B1 के देंगे। हाँ B1A B1B इसी तरह। हाँ, देखें B1 लिख दिया ना, B1 लिख के आगे आपने लिख देना है एक्सटीरियर, ई लिख के लॉन्गर बीम, ELB लिख देना है, B1 ELB। ELV। एक्सटीरियर लॉन्गर बीम, या फिर कोई नोटेशन दे देते हैं ELV। कि B1 डैश लिख दिया, इसका मतलब जी एक्सटीरियर लॉन्गर है। B1 डबल डैश लिख दिया, उसका मतलब जी शॉर्टर बीम है। तो ये नोटेशन हमने खुद ही डिसाइड करनी होती है। ये सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर जब स्टार्ट करना है ना, उसके अंदर हमने एक स्ट्रक्चर स्कीम प्रोवाइड करनी होती है, ड्राइंग को रीड करने का तरीका बताना होता है। ये वो चीज मैं आपको यस सर। समझा। अच्छा। ठीक है। आज जितनी भी कैलकुलेशंस है ना, आज हमने सारी ओके करनी है। कल को फिर हम ई टैब्स के ऊपर जाएंगे। ठीक होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हमने जो है स्लैब का पोर्शन डिसाइड करना है इसमें से। अब यहाँ पे काफी ज्यादा रश हो गया, तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ कि ये हमारे पास जो ये वाली स्लैब है, ये हमारे पास कॉर्नर स्लैब है, इसी तरह ही है। यस सर। इसको मैं नोटेशन दे देता हूँ कि ये हमारी है S1 स्लैब।
ठीक हो गया। ये भी S1 होगी, ये भी S1, ये भी S1, और ये भी हम्म, S1 का चारों कॉर्नर जो होंगे ये हमारे पास S1 स्लैब है। अच्छा, अब S2 स्लैब हमने यहाँ से ढूंढनी है। तो S2 स्लैब ये है हमारे पास, जो हमारी एक्सटीरियर मिड में आ रही है, जिनके अंदर ये ब्लैक टिक लगा हुआ है। ये S2 स्लैब हो गई हमारी। ठीक ठीक है। है। अच्छा, इसमें भी मैंने बताता हूँ कि इसमें भी कैटेगरीज हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि S1 S2 S3 किस तरह रखनी है। ये हमारे पास ये तीन बची हैं, ये हमारे पास S3 स्लैब हो गई। इसको हमने नोटेशन ठीक देनी हो गया। S3 से। अब मैंने इसकी वेरिएशन क्यों रखी है, देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ब्लैक कर देता हूँ, हाँ, अब ये देखो कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये बाहर एक्सपोजर के साथ कनेक्टेड है, ये वाला। यस सर, शेड्स वगैरह निकलेंगे यहाँ से। हाँ, जो भी, यानी ये हमारी डिसकंटिन्यूस स्पेस है, इससे आगे हमारा ग्रिड नहीं जा रहा। इसी तरह ही है ना, यस सर। दो साइडें इसकी डिसकंटिन्यूअस है और दो साइडें इसकी कंटिन्यूड है, ये वाली। यस सर। तो ये हमारी होगी S1 स्लैब। इसकी भी यही इसी तरह ही है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी डिसकंटिन्यूअस है, और ये अंदर वाली जो है ये कंटिन्यूड है। तो ये हमारी S1 होगी। इसी तरह ये और ये वाला पोर्शन डिसकंटिन्यू, ये दो कंटिन्यू हो गई। ये इस तरह की अगर सिनेरियो आएगा तो S1 स्लैब होगी। अब S2 स्लैब वो होगी कि जिसके अंदर एक हमारी एक्सपोजर होगा, लेकिन तीन साइडें जो होगी ना, ये वाली तीन साइडें, ये कंटिन्यूअस होंगे। ये कंटिन्यूअस होंगी। अच्छा, जो हमारी S3 है वो हर साइड से कंटिन्यूअस होगी। समझ आ रही है चीजों की? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास ये तो है ना 30 फीट स्पैन, अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी 400 फीट का स्पैन आ जाता है, जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 400 फीट फ्रंट आ गया जी, उसमें हम किस तरह इसकी डिवीजन करेंगे, इसके किस तरह इसकी कैलकुलेशन करेंगे। स्पैन बे साइज 10 फीट से 30 फीट ही होगा, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस ये है कि इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट आएगा। कैसे सर? कंस्ट्रक्शन जॉइंट आएगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अब वो क्या चीज़ है, वो ये है कि हमने कंस्ट्रक्शन जॉइंट की जो मैक्सिमम स्पेसिंग है ना, वो हमने रखनी है 150 से लेकर 180 फीट तक। यानी कि हमने 150 फुट के बाद एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना है, जिसकी कंस्ट्रक्शन जॉइंट की विड्थ होगी 1 इंच। आपने ठीक है। कभी कंस्ट्रक्शन जॉइंट का नाम सुना है या उसके बारे में कोई नॉलेज है आपको? नहीं सर, आप थोड़ा मैं एक वेरीफाई कर दें। मैं ना 1 मिनट यहाँ पे आपको ना उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। अक्सर आपने फ्लाईओवर पे सफर किया होगा, फ्लाईओवर पे। यस सर। तो उसमें जब आप फ्लाईओवर पे जा रहे होते हैं तो एक वो ना कनेक्शन से आ रहे होते हैं बार बार। वो सर नीचे बीम होती है, बीम के ऊपर वो। हाँ, बीम के ऊपर हमने एक खाली जगह छोड़ी होती है, यस सर। उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। बिल्डिंग में मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्डिंग में ये देना ये जरूर। कंस्ट्रक्शन जॉइंट सर, ये इसका मतलब है स्लैब उधर वो तोड़ देंगे, ऐसी बात है? ऐसी बात, हम ब्रेक पूरी कर देंगे? पूरी बिल्डिंग को ब्रेक करेंगे। यानी उसी साइड पे आपके दो कॉलम आएंगे? हाँ, दो कॉलम आएंगे। एक मिनट मैं आपको ना थोड़ा सा इसके ये शेयर करता हूँ। ये नजर आ रही है पिक्चर आपको? सर नहीं हाँ, आ गई। हाँ, अब ये देखो कि इसमें, एक मिनट, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये उसने कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिया हुआ है रोड के अंदर। ठीक है। सही है। अब इसकी जो विड्थ है ना वो है 1 इंच। ठीक है, इसने यहाँ पे ज्यादा दी हुई है, लेकिन हमने बिल्डिंग के अंदर कितनी देनी है? 1 इंच। 1 इंच।
1 इंच कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना कि ये वाली बिल्डिंग एक बिल्डिंग होगी और ये वाली दूसरी बिल्डिंग होगी, लेकिन होगा एक ही स्ट्रक्चर। इसको हमने पॉलीथीन के साथ, रबर के साथ इसको फिल कर देना है, लेकिन अलग अलग बिल्डिंग होगी। उसका मैं आपको बता रहा था कि वो चीज जो है, सर ये हम देते क्यों है सर, इसका फायदा क्या है? हाँ मैं बताता हूँ आपको। ये भी आपको बताता हूँ एक मिनट। सपोज करो ये सारी ड्राइंग की समझ आ गई, ये मैं डिलीट करने लगा हूँ सारी ड्राइंग। यस सर, ये सारी आ गई है सर। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाता है कि एक बिल्डिंग हमारी ये, ठीक है, उसके बाद एक बिल्डिंग हमारी ये, उसके बाद एक बिल्डिंग ऊपर से आ रही है, और ये इस तरह ना स्कूल की बिल्डिंग्स अक्सर मिल जाती हैं हमें। यस सर। मिलती है ना इस तरह एल शेप बिल्डिंग्स। यस सर। अब उसमें क्या होता है कि ये जो पोर्शन होता है ना ये वाला, इसको अगर हम इसके साथ ज्वाइंट कर दें, फिर इसको भी इसके साथ ज्वाइंट कर दें, उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा मूवमेंट्स जनरेट हो जाते हैं। फिर जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कर देता है कि वो पूरी बिल्डिंग इतनी ज्यादा पैसों की बन रही होती है कि हम अगर आम किसी मजदूर से बनवा लेना तो वो उससे कम रेट पे बनवा देगा वो बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा। इतना ज्यादा मूवमेंट जनरेट हो रहा होता है। बेसिकली मूवमेंट की बेस पे ही हमारा जो स्टील होता है ना वो निकल रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जॉइंट दे देते हैं जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अब ये तीनों बिल्डिंग्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन वर्किंग वही है, सेम। ये ठीक है। उस वक्त एप्लीकेबल है जब इसका जो इसकी विड्थ जो होगी वो अगर 150 से लेकर 180 से ग्रेटर हो जाएगी फिट से। सही ठीक है। है, ग्रेटर होगी तो हमने कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना ही देना। अच्छा सर, ये तीन है तीन, तो इसकी हम ये जो 150 और 180 ले रहे हैं, ये हम टोटल लेंगे ऐसे? अब देखिए ना यहाँ पे मैं, एक मिनट यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, अब इस पोर्शन से यहाँ से आप जीरो कंसीडर करो, यहाँ से ये एरो नजर आ रहा है। हम्म। ठीक है, यहाँ से आपने जीरो कंसीडर कर लिया, यहाँ तक आते यस। आते आपका बन गया जी 400 फीट। यस सर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर कितने कंस्ट्रक्शन जॉइंट देंगे, हम 400 को डिवाइड कर देंगे इन दोनों वैल्यू के तीन। दरमियान, किसी भी वैल्यू के अंदर। सपोज करें आपने 150 तीन। पे डिवाइड कर दिया 400 को। ठीक है, तो जितने कंस्ट्रक्शन जॉइंट आएंगे आपने उतने कंस्ट्रक्शन जॉइंट इस बिल्डिंग के अंदर देने ही देने। यस सर। ठीक है, उतनी बार आपने वो इसके अंदर स्पेस देनी ही देनी है, लाजमी देनी है। वरना बिल्डिंग का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है ना वो आपने यूट्यूब से देख लेनी है, जो या फिर खुद किसी ना किसी सरकारी बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं या कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, वहां पे आप जाइएगा। वहां पे आपने देखना है कि एक स्टील का ना एक पतरी सी लगी होती है सेंटर में, जब आप चल रहे होते हैं तो वो सेंटर में वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है। वो बेसिकली उसके ऊपर एक स्टील की पतरी लगा देते हैं कि ताकि कोई चीज ना इसके अंदर गिरे। सही है। अच्छा, अब सपोज करें कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, ये जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें कॉलम की और जो हमने स्ट्रक्चर स्कीम देखी है उसका इसमें क्या रोल होगा। उसका यस सर। बेसिकली इसमें ये रोल होगा कि जो हमारे कॉलम्स हैं, सपोज करो कि इस जगह पे आके कॉलम रुका। ग्रिड ग्रिड लाइन जहाँ पे भी होगी ना वहां पे कॉलम होगा, जहाँ पे वो ज्वाइंट कर रही है, मीट कर रही है ना एक दूसरे के साथ, वो कॉलम होगा। हम्म। अब जब कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ जाएगा ना उसके ऊपर एक और कॉलम यहाँ पे आएगा, उससे आगे बिल्कुल। यस सर। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा अपने हॉस्टल की। उस हॉस्टल में मैं आपको वहां पे मार्क करके भेजूंगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, उसका वीडियो के अंदर देख लेना, आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट दो दो कॉलम इकट्ठे नजर आएंगे। ठीक है सर।
सर इनके सर बीम भी सर 2-2 ही आएंगे? हाँ, इनके ऊपर फिर बीम, यहाँ से यहाँ तक बीम एक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बीम इनके ऊपर अलग अलग आएंगे ना, हम्म। ठीक है। अब क्या तो सर होगा, इसे सर खर्चा कम कैसे होगा, इससे बढ़ेगा नहीं? मेरी बात सुनो। अगर सपोज करो ये वाला हिस्सा इतना कोलैप्स कर जाता है, उससे इस बिल्डिंग का और इस बिल्डिंग पे कोई असर आएगा? अगर जॉइंट दिया हुआ हो। नहीं सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा। एक तो ये सेफ्टी हो गई है, ठीक है। दूसरे नंबर हाँ। पे, जब विंड इफेक्ट यहाँ पे लगेगा ना, अब मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जो आप पी डेल्टा इफेक्ट कह रहे थे ना कल, वो हम्म। ये चीज होती है। एक सपोज करें ये फिक्स जॉइंट है यहाँ पे, और ये एक बीम है। बीम के ऊपर यहाँ पे जब यस सर। लोडिंग अप्लाई होगी ना, तो ये क्या हाँ। करेगा कि इस तरह बेंड हो जाएगा नीचे को। यस सर। ये इतना जो बेंड होगा ना, इससे क्या होगा कि ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, ट्विस्टिंग होगी इसके अंदर। तो जब हम्म। इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी ना, इस तरह मूवमेंट जनरेट होंगे इसके अंदर, तो इसका हम्म। इफेक्ट लाजमी इस बिल्डिंग पे आएगा। तो उस इफेक्ट को रोकने के लिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे दिया, ताकि इतना ज्यादा मूवमेंट जनरेट ना हो कि हमारी बिल्डिंग इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाए कि उसका स्टील ही इतना ज्यादा आ जाए उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो हमारी बिल्डिंग का ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि हम यहाँ पे कॉलम्स दे दें एक्स्ट्रा। ठीक है सर। ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल आपको उस वक्त समझ आएगी जब आप खुद जाकर विजिट करोगे, किसी ना किसी जगह पे जाकर खुद देखोगे, फिर आपको समझ लगनी कि इसका फायदा और नुकसान क्या है। ठीक है सर। वैसे भी अगर देखा जाए कि 400 फीट कंक्रीट है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम करते हैं उसमें, अगर अगर हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं देते, तो हीट की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो उसकी चेंजिंग आ रही है उसके अंदर, तो उसकी वजह से उस बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर यस सर। कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं होगा तो। यस सर। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट, जब क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैंने कहा था कि कॉर्नर कॉलम C1 होंगे। अब यहाँ पे भी एक C1 होगा कॉलम, ये भी C1 हो गया। ये वाला जो कॉलम है ये भी C1 है, और ये भी C1 है इस बिल्डिंग का। यस सर। इसका अलहदा आपने वो ग्रिड लाइंस ऐसे ऐसे ड्रॉ करनी है, इसकी अलहदा ड्रॉ करनी है, इसकी अलहदा ड्रॉ करनी है। यस सर। चाहे आप एक ही ग्रिड के ऊपर ये सारा बना लो, या अलहदा अलहदा ग्रिड बना के उसके ऊपर बना लो। अच्छा, अब जब हम ये सेकंड नंबर बिल्डिंग की बात करते हैं, तो इसका C1 ये वाला कॉलम होगा, C1 ये कॉर्नर कॉलम, ये कॉर्नर कॉलम, और ये कॉर्नर कॉलम। इसके अलग डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने पहले समझाई है वो होगी। और तीसरी ठीक बिल्डिंग है। की अलग होगी। तीसरी बिल्डिंग के ये C1 और ये C1, फिर इस तरह C2 C3, ये सारी एक स्ट्रक्चर स्कीम प्रिपेयर होगी, वो आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ तक सारी चीजें समझ लग गई हैं? कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो वो आप पूछ सकते हो। नो सर, सारी चीजें समझ आ रही हैं सर। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से करने लगा हूँ क्लियर। अब मैं करता हूँ बात लोड पैटर्न की। अगर हम बात करें तो कौन कौन सी लोडिंग अप्लाई होती है कि जो हमने किसी भी एक बिल्डिंग के ऊपर जब लोड अप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे लोड होते हैं जो हमने अप्लाई करने जरूरी होते हैं? सबसे पहले होता लाइफ है लोड और डेड लोड। लाइव लोड और डेड लोड। ये दो आपने चीजें बता दी कि एक लाइव लोड होता है और एक डेड लोड होता है। एक बुक मैं यस आपको सर। बताता हूँ। बुक का नाम है जी बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2005। अच्छा, बात सुने। ये ना जूम 10 मिनट के लिए वो मतलब टाइमर दे रहा है। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होंगे, एक मैं लिंक और शेयर करूंगा, उसमें ये सारी चीजें अगर ना क्लियर हुई तो फिर दोबारा हम ठीक एक है। लेक्चर ऑन कर लेंगे, ताकि ठीक है। ये आज वाला सेशन कंप्लीट हो जाए। सही अच्छा, है। बिल्डिंग अच्छा कोड ऑफ ये पाकिस्तान। ये
ये बुक आप मुझे सेंड कर देंगे? ये पीईसी की वेबसाइट, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ये आपने डाउनलोड कर लेनी ठीक है। है। उसका जो है ना चैप्टर नंबर 5 जो है ना, उसमें ये सारी चीजें गिवन होंगी जो मैं अब आपको करवाने लगा। कल को सही है। हम कल को हम ये वाली बुक जो होगी ना, इसमें जितने भी ई टैब्स के अंदर पैरामीटर यूज होते हैं ना, वो पैरामीटर्स हम कंक्लूड करेंगे कल को। ठीक है। ठीक है, वो पैरामीटर हम लिखेंगे, फिर ई टैब्स, ताकि ये इनिशियल जितनी भी चीजें हैं वो पहले क्लियर हों, ताकि आपको बाद में मसला ना आए। फिर नहीं तो ई टैब अगर आज ही शुरू करा दूं तो आपने वो चीजें, आपको समझ ही नहीं आनी कि हो क्या रहा है। सही है। अच्छा, लाइव लोड हो गया, डेड लोड हो गया। अच्छा, एक और चीज, जो हमारी बिल्डिंग के ऊपर सीलिंग होती है, पंखे लगते हैं, लाइटें लगती हैं, वो कहाँ जाएंगी? उनके लिए हम लिखते हैं सुपर डेड लोड। ठीक है, सही है। सुपर डेड लोड एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर आपको सीलिंग मिल जाएगी, आपको पंखे, लाइट्स, प्रोजेक्टर्स वगैरह, उनका लोड जो स्लैब के ऊपर आ रहा होता है ना, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अर्थक्विक का लोड भी आ रहा होता है, इसकी आगे दो टाइप्स हैं, ई क्यू इन एक्स डायरेक्शन और ई क्यू इन वाई डायरेक्शन। यानी एक्स और वाई एक्सिस में हमने दोनों एक्सिस में इकट्ठे सीज्मिक इफेक्ट देना है, सीज्मिक इफेक्ट देना है, और चेक करना है कि क्या बिल्डिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा ठीक है। बेड लोड आ जाएगा, फिर हमारा पीसीसी आ जाएगा। पीसीसी मीन के उसी फर्श के ऊपर नीचे वाली साइड पे हमने सीलिंग और पंखे लटका दिए हैं। ऊपर जब हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे तो उसके ऊपर हमारा पीसीसी का लोड होगा, जिसके अंदर मार्बल भी शामिल होगा। ठीक है, उसमें कच्चा फर्श हम जिसे कहते हैं पीसीसी, पीसीसी भी होगा, मार्बल भी, और सारी फिनिशिंग वगैरह। वो सारा लोड किसके ऊपर आ रहा होता है? स्लैब के ऊपर आ रहा होता है ना। हाँ, जैसे जो से सर आखिर की स्लैब होते हैं उधर हम ठसू इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं? ठसू टाइल की तरह होता है, छोटी टाइल होती है, 9 इंच बाय 6 इंच की होती है। हाँ हाँ, वो मतलब 6 इंच। जितना भी लोड होगा ना, जितने इंचेस का, उसके ऊपर हम मिट्टी मट्टी भी डालते हैं। ठीक है, यस सर। सॉइल भी डालते हैं, तो ये सारा लोड पीसीसी लोड के अंदर आ जाएगा। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ कि ये जी पीसीसी लोडिंग है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अब देखें मेरी बात सुने, एक हमने स्ट्रक्चर स्कीम रेडी कर दी, अब उसके अंदर अभी हमने आर्किटेक्चर प्लान रेडी नहीं किया। हम पहले ही एक यस सर। बना दिया, हमने स्ट्रक्चर स्कीम बना दी है, लेकिन अभी हमारे पास आर्किटेक्चर प्लान तो है ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो आर्किटेक्ट होगा उसे एक फ्री हैंड दे देता हूँ कि आप जिधर मर्जी चाहो दीवार खड़ी कर दो, मेरा जो स्ट्रक्चर स्कीम है या मेरी जो लोडिंग है, मेरी जो डिजाइन है, वो उसको बियर करेगा, उसको बर्दाश्त करेगा। ठीक ठीक है, है। अब उसके अंदर क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पार्टीशन वॉल लोड जो है वो मैं पूरी स्लैब के ऊपर अप्लाई करूंगा, जिसकी थिकनेस होगी 4.5 इंचेस। अब मैं आर्किटेक्ट को कहूंगा कि आपने 4.5 इंच दीवार को लेके पूरी बिल्डिंग के अंदर पार्टीशन जिस तरह मर्जी, जहाँ पे दिल करे कमरा बना दो, जहाँ पे दिल करे वॉशरूम बना दो, जहाँ पे दिल करे जो मर्जी बनाओ, लेकिन आपने वॉल साइज जो रखना है वो कितना रखना है? 4.5 इंच का। आप बड़ी बड़ी ठीक है। बिल्डिंग देख लो, उसके अंदर अंदर वाली साइड पे 4.5 इंच की पार्टीशन हुई होती है बस। और यस वो सर। जहाँ पे मर्जी कर लो आप पार्टीशन। ठीक है, उसका फ्री हैंड हमने देना है। लेकिन जो आउटर वॉल होगी हमारी, बाउंड्री जिसे हम कहेंगे पूरी बिल्डिंग की, वो हम देंगे 9 इंच। अब जब ऊपर हम, तक। हाँ, ऊपर तक, अब हमने जब फ्री हैंड दे दिया कि पार्टीशन वाल लोड 4.5 इंच हमने पूरी स्लैब पे जब अप्लाई कर देना है, तो ये लोड कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह करनी है। लेकिन अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैंने पूरी स्लैब के ऊपर 4.5 इंच का लोड अप्लाई कर दिया हुआ है, तो अब आप जहां पे मर्जी 4 इंच की दीवार खड़ी कर लो, वो स्लैब उसको बियर करेगी। तो अब ये सर एक आर्किटेक्ट, और सवाल। सर क्या मैं इस सर मिनिमम कितने दीवारें खड़ी कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी दीवारें खड़ी कर सकते हैं? 4.5 इंच की इसकी लिमिट होगी या वो भी लिमिट नहीं है? आप चाहे एक दीवार खड़ी की है ना 4.5 इंच की पूरी 12 फीट तक, हाँ। आप 1 फीट छोड़ हाँ। के फिर 4.5 इंच की खड़ी कर दें, कोई मसला नहीं है, वो स्लैब बियर करेगी पूरे लोड को। ठीक होगा। हमने लोड की कैलकुलेशन पाउंड पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करनी है, पाउंड सही है। पर फीट
स्क्वायर, एक स्क्वायर फीट यानी 1 फुट बाय फुट के ऊपर कितने पाउंड वजन आए तो वो इतना हम्म, बर्दाश्त करे। ठीक है, वो हमने लोड निकालना है कि अगर 4.5 इंच का दीवार होगी तो 1 फीट के ऊपर कितना लोड अप्लाई होगा तो वो उसका बियर लोड करेगी, वो हमने निकालना है। ठीक तो होगा। जब हमने वो अप्लाई कर देना है तो फिर आप जहाँ पे मर्जी 4.5 इंच की दीवार खड़ी कर लो, आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो उस चीज को बियर करेगा इजीली। ठीक है। ये जो लोडिंग है ना, ये जितनी भी लोडिंग है, इस लोडिंग को हमने एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर देना जरूरी होती है। ठीक होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके पैरामीटर जो हैं वो हम करेंगे कल को डिस्कस। जो कल वाली सारी चीजें वो मैं अभी आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ, लेकिन कल फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम ये सारी चीजें देख लेंगे। अच्छा सर, ये लाइफ लोड में सर क्या क्या चीजें आती हैं? यार लाइव लोड में बेसिकली ये जो मैंने आपको बुक लिखवाई है ना, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2005 यस सर। पीसी की वेबसाइट पे चैप्टर नंबर 5, उसमें एक लाइव लोड वाला एक टॉपिक होगा। उसके अंदर उसने लिखा होगा कि अगर आपने बनानी है हॉस्पिटल बिल्डिंग तो उसके लिए हम यूज करेंगे 40 पाउंड पर फीट स्क्वायर लोड। ठीक है। ठीक है, अगर आप ऑफिस के लिए बना रहे हो बिल्डिंग उसका लोड लाइव लोड अलग होगा, अगर आप रेजिडेंशियल बना रहे हो उसका लाइव लोड अलग है, अब अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो उसका लाइव लोड अलग है, आप अगर स्टोरेज बना रहे हो, एक वेयर हाउस बना रहे हो तो उसका लाइव लोड अलग है, वाटर ओवरहेड स्ट्रक्चर, यानी उसने पूरी की पूरी कैटेगरीज दी हुई है। हमने सिंपली वहां से देखना है और अपने बिल्डिंग के हिसाब से वहां से लाइव लोड हमने कैलकुलेट कर लेना है, वहां से हमने पिक कर लेना है लाइव लोड। ठीक हो गया सर। जो डेड लोड होगा हमारा, ये हमारा सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। और होता सर ये किस लिए? डेड ये लोड। लाइव लोड, डेड लोड सर। डेड लोड तो बिल्डिंग का अपना सेल्फ वेट होता है। जिस तरह एक बंदा है, ठीक है, अब मैं हूँ, मेरा एक वेट है, तो ये मेरे पास मेरा हो गया सही डेड है। लोड। अगर मैं ऊपर ठीक मैंने है सर, समझ आ गए सर। एक बैग पहना हुआ है, एक मोबाइल रखा हुआ है, ये मेरा लाइव लोड है। लाइव लोड हमेशा ठीक डायनेमिक होगा। लोडिंग होती है। मैं मोबाइल रख दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा लोड, मैं मोबाइल उठा लूंगा हम्म, तो ये मेरा लोड अप्लाई हो गया मेरे ऊपर। ठीक होगा। सुपर डेड लोड का मैंने आपको समझा दिया है, अर्थक्वेक विंड लोड का यस मैंने सर। आपको, ये सारे लोड अभी मैंने स्टार्ट नाम ही आपको समझाए हैं, इनकी अलग अलग डिटेल है। पूरा लेक्चर एक लगेगा फिर ये सारी चीजें आपको समझ लगेंगी कि ये लोड एक्चुअली होते क्या हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे। ठीक है, ठीक है। पैरामीटर्स देखेंगे हम कल। फिर हम देखेंगे लोड कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। उसके बाद हम सही देखेंगे है। कि जो इसके लोड पैटर्न सेट करेंगे और अर्थक्वेक की सारे पैरामीटर जो आएंगे ठीक वो है। डिस्कस करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें लेके चलेंगे तो आपको समझ लगनी है, वरना नहीं। अब आपकी असाइनमेंट है कि आपने यस सर। बिल्डिंग का, मैं यहाँ पे शेप बना देता हूँ, आपने वो शेप की बनानी है स्ट्रक्चर स्कीम। ठीक है, सही होगा। स्ट्रक्चर स्कीम बना के आपने मुझे शेयर करनी है। कैट पे ना? कैड पे बना लें या हाथ से बना लें, कोई मसला नहीं है। आई शेप इस तरह की एक बिल्डिंग है, इनकी यस सर। जो डायमेंशन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास 100 फीट है, ये 50 फीट की है, ये हमारे पास 150 फीट की है, इसकी इसकी विड्थ हमारे पास है 60 फीट।